एंटी माइक्रोबियल थेरेपी प्लान में हमने जब कोई एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी है तो उसमें हमने जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो भी हमने लाजमी फॉलो करने हैं, उनको भी हमने अंडरस्टूड करना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट की इम्यूनिटी देखनी है, इम्यून सिस्टम के वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके किडनीज के इज़ देयर एनी रीनल इशू तो नहीं, उसका लीवर इशू तो नहीं है, या उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन या उसकी एज वो यंग है वो ओल्ड है, किस हिसाब से, क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स हैं ये जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म भी तो होना होता है ना, उस एंटीबायोटिक ने जाके हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करना होता है। और जो किडनी क्योंकि एलिमिनेशन किडनी और लिवर में से ज़्यादातर एंटीबायोटिक की यहीं से होती है, तो ये भी हमने लाजमी देखनी है। और एज के हिसाब से जो पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट है वो वेरी करता है। और अगर हम इन वुमेन्स की बात करें तो उसमें कि वो प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर प्रेग्नेंट है तो वो अलग सिनेरियो होगा, अगर नहीं है तो वो अलग होगा। और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो हम डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं इम्यून सिस्टम। जब कोई भी पेशेंट के बॉडी में जर्म्स जाते हैं, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जाते हैं, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है फ़ौरन एक्टिव फॉर्म में आता है और उसको किल करता है, और जितने भी इन्वेडर्स होते हैं उनको बाहर भगा देता है। अगर सपोज़ वो पेशेंट अल्कोहलिक है और उसे या फिर डायबिटीज़ है या एचआईवी इन्फेक्शन है या फिर मेल न्यूट्रिशन है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है या प्रेगनेंसी है या वो एज ज़्यादा है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। या फिर अगर वो कोई पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स तो नहीं ले रहा, अगर ले रहा है तो वो भी उसका जो इम्यून सिस्टम वो वीक होगा। तो इस सिनेरियो में, इस सीन में हमने जो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी वो ऐसी करनी है कि उसकी हाई डोज हो और वो बैक्टीरियोसीडल एजेंट हो, और उसको वो जाके जो हमारी एंटीबायोटिक है वो सारे जर्म्स के खिलाफ हमारी मेजर रोल हमारा एंटीबायोटिक का ही होगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक तो ड्यूरेशन भी हमें लॉन्ग चाहिए होता है, और जो हमारी एंटीबायोटिक उसकी डोज भी हमें हाई चाहिए होती है। अब नेक्स्ट जो है रीनल डिसफंक्शनिंग। रीनल डिसफंक्शन में ये होता है कि जो पेशेंट की किडनी है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। पहले भी मैंने बताया कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो मेनली उसका जो एक्सक्रीशन होती है बॉडी से वो बाय रीनल और बाय हेपेटिक एक्सक्रीशन होती है। तो अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पुअर है, तो उसकी जो एलिमिनेशन है हमारी एंटीबायोटिक की वो नहीं होगी, और उसकी अकोमोलेशन ब्लड में बॉडी में उस एंटीबायोटिक की ज़्यादा होगी। तो अगर वो ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। वो फिर उसको हमने जो डोज़ एडजस्टमेंट करनी होती है ताकि हम अपना जो डिज़ायर्ड थेरेपी प्लान है वो अचीव कर सकें, हम रिज़ल्ट्स अच्छे ले सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ड्रग्स हैं जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में ठीक वर्क कर रही हैं, जो पेशेंट है उसका रीनल उसको अफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो इससे हम देखते हैं कि एक क्रिएटिनिन टेस्ट होता है वो हम करते हैं, और उससे हमें जो पेशेंट का रीनल एक्सक्रीशन सिस्टम है वो हम उससे देख सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। जो एल्डरी पेशेंट होते हैं बड़ी उम्र के, उनके जो नेफ्रॉन्स हैं वो विद एज डिक्रीज़ हो जाते हैं, उनका फंक्शंस कम हो जाता है। इसलिए हमने बड़ी एहतियात से उनमें जो हमारे एंटीबायोटिक को यूज़ करना हो जाता है। तो नेक्स्ट है हेपेटिक डिसफंक्शनिंग, ये भी सेम एक्सट्रारेनल, कि हमने देखना होता है कि हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखते हैं एंटीबायोटिक दैट आर कंसिडरेटेड एंड एलिमिनेटेड बाय द लीवर, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन must be used with caution when patient treating with liver dysfunction. Next, poor perfusion. Poor perfusion means के circulation या penetration or decreased circulation to an anatomic area such as the lower limbs of an diabetic patient reduces the amount of antibiotic that reaches that site of infection, making more difficult to treat. जो डायबिटिक पेशेंट है उनका मेनली हार्ट और किडनी का प्रॉब्लम बनता है, और जो इसकी सर्कुलेशन है वो जो हमारे लिम्स होते हैं जैसे ये हमारी आर्म्स होगी, लेग्स होगी, इनमें इसकी जो पंपिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो भी हमने देखा था, जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं इस तरह के पेशेंट में, उनके जो लिम्स वगैरह वहाँ पे अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन है
तो वहाँ पे उसकी जो अमाउंट है वो कम जाएगी। तो ये भी हमने इस सीन को हमने प्रॉपर स्टडी करना होता है बिफोर गिविंग एन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टू दैट पेशेंट्स। Decreased perfusion of the gastrointestinal tract may result in reduced absorption, making attainment of therapeutic concentration more difficult with internal routes. अगर जो जीआईटी की जो परफ्यूजन है वो कम है, साफ ज़ाहिर है कि जो अब्जॉर्प्शन हमारी एंटीबायोटिक की है फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन वो कम होगी और हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एज। एज हर चीज़ पे डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीनल एंड हेपेटिक एलिमिनेशन प्रोसेस आर ऑफन poorly developed in newborns, making neonates particularly vulnerable to the toxic effects of agents such as chlorophenicol and sulfonamides। जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनमें जो रीनल और हेपेटिक एलिमिनेशन प्रोसेस है, यानी कि किडनी और लीवर का, वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है, अभी डेवलप नहीं हुआ होता। तो जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं क्लोरोफेनिकोल या सल्फोनामाइड, तो इन बच्चों में इसकी टॉक्सिसिटी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलोन्स विच इफेक्ट बोन ग्रोथ एंड जॉइंट्स। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलोन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के जो दांत हैं और उनकी ग्रोथ वगैरह और जॉइंट्स वगैरह उनको ये में इफेक्ट करती हैं। एंड जो एल्डरी पेशेंट होते हैं उनका जो रीनल और लिवर फंक्शन वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, तो इसलिए हमने कोई भी ड्रग देने से पहले उसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक एवरीथिंग हमने स्टडी करना होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में देखते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर जा सकती हैं, तो हमने देखनी है कि वो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी और जो फीटस है उसके लिए वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। और सेम इस तरह जो ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है, अगर वो हम ड्रग्स ले रही हैं तो वो उनके मिल्क में जाएगी और उसके बच्चे में मुंतकिल होगी, तो वो भी डेंजरस है। इसीलिए डॉक्टर को चाहिए कि वो इस तरह के ऐसी मेडिसिन उस सिचुएशन में नहीं देनी चाहिए। अब नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। इसमें है कि that infections with multi-drug resistant pathogens need broader antibiotic coverage when initiating empiric therapy. Common risk factors for infection with these pathogens include prior antimicrobial therapy in the preceding 90 days or hospitalization for greater than 2 days within preceding 90 days। में है कि अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है 2 दिन से ज़्यादा और जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज से कम है, एंड करंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडिंग 5 डेज, 2 दिन से ज़्यादा, और अगर 5 डेज से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंट इन द कम्युनिटी और लोकल हॉस्पिटल यूनिट्स assessed using hospital antibiogram, immunosuppressive disease and or therapeutics therapies। तो ये दीज आर रिस्क फैक्टर्स के जो पेशेंट है उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। अब हमारे पास है सेफ्टी ऑफ द एजेंट, कि जो हम कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट ले रहे हैं उसकी सेफ्टी कैसी है। तो इसमें है कि पेंसिलिन आर अमंग द लीस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल माइक्रोबियल ड्रग्स बिकॉज दे इंटरफेयर विद द साइट आर फंक्शन यूनिक टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो पेंसिलिन हैं ये एंटीबायोटिक ये बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक हैं, तो these are safe to use। And other antimicrobial agents, for example, chlorphenicol, have least specificity and are reserved for life-threatening infections because of the potential for serious toxicity to the patient। ये जो ड्रग्स हैं इनकी जो टॉक्सिसिटी ये ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ थेरेपी। कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी कॉस्ट सबसे पहले रखते हैं। तो हमने कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है तो हम देखेंगे कि पेशेंट क्या वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये चार्ट है, साइड पे फिगर देखिए 24.8। दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स और इनमें ये है कि कौन सी उसकी कॉस्ट के हिसाब से वो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया स्टेप्टोकोकस और इस उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ होती है उनकी कॉस्ट क्या है, तो ये मेनली यूज़ करते हैं।